साहब मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम देश की सीमाओं को लांघकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बातचीत करेंगे, बल्कि दो देशों के परस्पर संबंध पर आधारित है। उनमें से एक देश मतलब हमारा देश भारत है और दूसरा देश कनाडा है। अतीत में कनाडा के साथ में हमारे रिश्ते खट्टे मीठे रहे हैं, पर कभी भी हमने कनाडा को दुश्मन देश की निगाहों से नहीं देखा। कनाडा दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है, अपने सामर्थ्य के लिए जाना जाता है। भारत में तमाम युवा ऐसे हैं जो विदेश में बसने के सपने के साथ अपनी उम्र गुजारते हैं। उनमें जिन देशों के संदर्भ में वो अपना संजोते हैं, उनमें से कनाडा भी एक महत्वपूर्ण देश है। किसी समय पर इंग्लैंड और अमेरिका भारतीयों की पहली पसंद के तौर पर देखा जाता था। बदलते वक्त के साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी वो जगह ली, फिर न्यूजीलैंड को भी वह दर्जा मिल गया। तो कुल मिलाकर यह देश सपनों का देश है। भारत के बहुत बड़ी आबादी का एक हिस्सा कनाडा में अपने खुशहाल जीवन के सपनों के साथ मौजूद है। खास तौर पर पंजाबी मूल से ताल्लुक रखने वाले लोगों की संख्या कनाडा में न केवल बड़ी संख्या में है, बल्कि प्रभावी स्थिति में है। प्रभावी स्थिति में आप इस दृष्टि से देखिए कि जब 2015 में जस्टिन ट्रूडो की सरकार अस्तित्व में आई थी, तो उस समय पर 17 सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग सांसद के तौर पर चुनाव जीतने में सफल रहे थे। और इतना ही नहीं, ट्रूडो की सरकार में 4 सिख सांसदों को मंत्री भी बनाया गया था। जब एक साल बाद जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इतना प्रतिनिधित्व तो भारत की सरकार में भी नहीं है जितना सिखों को हमने अपने देश में दे रखा है। यह अलग बात है कि आबादी की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो वहां भारतीयों की या पंजाबियों की इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि उन्हें राजनीतिक दृष्टि से इतना बड़ा दर्जा मिले। कुल जमा अगर 4 करोड़ की आबादी कनाडा की है, तो उसमें भारतीयों की संख्या बामुश्किल 15 से 20 लाख के बीच बताई जाती है। पर राजनीतिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण हैसियत इसलिए है क्योंकि आर्थिक दृष्टि से इस समुदाय ने ठीक ठाक हैसियत वहां पर बना रखी है। पर हम इतनी बातचीत क्यों कर रहे हैं? इतनी बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हमारे संबंध कनाडा के साथ कमोवेश वैसे दिखाई दे रहे हैं जैसे संबंध हमारे कभी पाकिस्तान या चीन के साथ रहते हैं। नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने के साथ एक बड़ा अभियान जो भारत सरकार ने चलाया, वो था दुनिया के बीच अपने संबंधों को नई ऊंचाई देने का। हमने कई ऐसे देशों के साथ भी संबंधों की नई कहानी लिखने की कोशिश की, जिसमें वह भारत को कमतर न आंकते हुए अपने समान की स्थिति में देखें। भारत ने अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनगिनत दौरे किए, तमाम नेताओं के साथ व्यक्तिगत किस्म का संवाद स्थापित किया और संवाद की इंतहा ये रही कि इजरायल के प्रधानमंत्री उन्हें अपना निजी मित्र बताते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ अगर उनके मधुर संबंध दिखाई देते हैं, तो जेलेंस्की के साथ भी उन्हें गले मिलते देखा जाता है। अगर ट्रंप उनके संदर्भ में सम्मान व्यक्त करते हैं, तो वही सम्मान बराक ओबामा या जो बाइडेन के द्वारा भी दिखाया जाता है। ऐसे हालात के बीच में चीन और उसके बाद कनाडा हमारे लिए सवालिया निशान बनकर खड़े हुए हैं। पिछले 1 साल से कनाडा के साथ हमारे संबंध बेइंतहा खराबी के दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा का जब जिक्र आता है, तो सब कुछ अच्छे के साथ साथ हमारे मन में एक कटुता जो पैदा होती है, वो होती है कि वहां पर बैठे हुए कुछ लोग भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे रहते हैं। अलग खालिस्तानी राष्ट्र की मांग के साथ में जिस किस्म के संदेश कनाडा से आते हैं, वो हर सच्चे भारतीय का मन दुखा देते हैं। समय समय पर भारत सरकार के द्वारा तमाम तथ्यों के साथ में कनाडा सरकार को ये बताया जाता है कि आपके देश से भारत विरोधी गतिविधियां गैर कानूनी रूप से संचालित हो रही हैं, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के संदर्भ में आपकी जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन भारत सरकार का यह आरोप है, और विशेषकर जस्टिन ट्रूडो की सरकार के संदर्भ में यह आरोप है कि वह इस पर ध्यान नहीं देता है। ताजा मामला कुल जमा यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने सीधे अपनी संसद में यह आरोप लगाया है कि भारत उनके देश की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। एक घोषित आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में जस्टिन ट्रूडो का आरोप है कि उसमें भारत सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों की संलिप्तता है। मामला यही नहीं रुका है,
भारत के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने के संदर्भ में भी खबरें कनाडा से आई हैं। भारत की आपत्ति भी आई है। भारत के द्वारा भी कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया है। इससे पहले गत अक्टूबर में, लगभग साल भर पहले भी 40 राजनयिकों को दी जाने वाली सुविधाएं भारत सरकार ने छीनी थी। आज हम इस पर विवेचन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के स्तर पर इतनी जटिलता का सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है और क्या कारण है कि कुछ लोगों का समर्थन बनाए रखने की खातिर जस्टिन ट्रूडो भारत जैसे संभावनाशील देश के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है कनाडा का इल्जाम, दुश्मन जैसा काम। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं तो हम विदेशी मामलों के संदर्भ में याद करते हैं मंजी पुरी साहब को। विश्वस्त राजनयिक रहे हैं मंजी पुरी साहब। बड़ी भूमिकाओं में देश का प्रतिनिधित्व दुनिया के स्तर पर मंजी पुरी साहब ने किया है। उन्हें हमने खासतौर पर इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी भी हमारे साथ में हैं और साथ ही साथ हमारे साथ में धर्मपाल जैन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है कनाडा से। उन्हें इतने ऑड समय में, विषम समय में हमने याद किया है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मंजी पुरी साहब से करते हैं और पुरी साहब से जानने की कोशिश करते हैं, कुछ लाख लोग, कुछ हजार लोग या कुछ दर्जन लोग, एक देश जो 140 करोड़ आबादी का है, गैर महत्वपूर्ण सा दिखाई दे रहा है जस्टिन ट्रूडो की नजर में। क्या ऐसा कर दिया उन लोगों ने या क्या कुछ कर गुजरे हैं हम जो रिश्ते इस मुकाम पर आ रहे हैं? थोड़ा रोशनी दीजिए ना पुरी साहब। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। देखिए, मेरा बिल्कुल क्लियर मानना है, मैं आपकी रिपोर्ट से बहुत प्रभावित हूं। बहुत अच्छी तरह आपने सबको समझाया। देखिए, पहले जरा भारत की स्थिति को जरा नोट करते हैं जी। भारत अब दुनिया में सबसे बड़ा देश है, पॉपुलेशन 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हम जो भी कहें, कुछ ना भी करें, तब भी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनी। ये किसी भी विकसित देश, डेवलप्ड नेशंस जो होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कंट्री ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है, हम बहुत बड़ी चीजें उनके साथ कर सकते हैं। यानी आर्थिक दृष्टि से भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, किसी भी कंट्री को हमारे साथ ट्रेड, इकोनॉमिक रिलेशन कर। दूसरी बात ये नोट करिएगा, ये जो चाइना उभरता हुआ है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड वगैरह के लिए सर्टनली बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया। पहले तो कहते थे हम इसके साथ कोलैबोरेट करेंगे, अब तो सीधा देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त कंपटीशन है कि किसकी चलेगी दुनिया में। उस सारे संदर्भ में भारत की जो भौगोलिक लोकेशन है और जो हमारे सिचुएशन है उनके साथ, उससे वी बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर एनीबॉडी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये इतना समझ। Therefore, we are a country of interest. We are a country of great importance for the Western world. तभी G20 में लोग हमारी तरफ देखते हैं वगैरह वगैरह। There are lots of। अब इसमें कनाडा को क्यों हमारे साथ ऐसी चीज करने की जरूरत पड़ी? आप याद करिएगा कि कनाडा के साथ, जैसे आपने कहा, हमारे रिश्ते पिछले 40 साल से कभी खट्टे कभी मीठे होते रहे, बहुत बार रहा है। और ये जो इशू है अबाउट सेपरेटिस्ट, सिख सेपरेटिस्ट, इस किस्म की मुद्दे, ये पिछले 40 साल से चलते आए हैं। एंड कई बार कठोरता हो जाती है, गुस्से आ जाते हैं, कई बार फिर ठीक हो जाता है। लेकिन मेनी अ टाइम कैनेडियन लीडरशिप जो है, इट हैज रिकॉग्नाइज्ड कि इंडिया में बहुत ज्यादा उनका फायदा है, इसलिए उनके प्रधानमंत्री यहाँ पर आते रहे, बाइलैटरल विजिट्स करते रहे। आज के दौर पे सिर्फ यही नहीं है कि भारतीय मूल के लोग कनाडा में वहां सेटल हो रहे हैं। कैनेडियन पेंशन फंड्स, कैनेडियन इन्वेस्टमेंट्स ह्यूज बड़े पैमाने पे भारत में लगे हुए हैं, और दे आर वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज वी आर एन इकोनॉमी ऑफ इट। अब ये क्या हम माने कि जस्टिन ट्रूडो को ये सब पता नहीं था, और ये सिर्फ एज अ रिजल्ट ऑफ, जिसको कहते हैं कि वहां की राजनीति जो है, उनकी सरकार माइनॉरिटी में आ जाती है अगर ये लोग ना आते। ठीक है, इसका भी एक अपना पहलू होता है, लेकिन ये पहलू तो हम जस्टिन ट्रूडो के साथ अब पिछले 8-9 सालों से देख रहे हैं। हुआ क्या, ट्रिगर क्या हुआ? देखिए, मैं जरा आपको एक चीज के बारे में सतर्क करना चाहता हूं कि जो उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जिनको लोग कहते हैं कि वो अगली इलेक्शन जीत जाएंगे, मिस्टर पोलियर, जो कंजर्वेटिव पार्टी को जीत, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि वी स्टैंड विद द गवर्नमेंट। अब एक तो बात होता है कि किसी भी फॉरेन मुद्दे में ऑपोजिशन, सरकार हमेशा इकट्ठी हो जाती है, बट आई डोंट थिंक इट्स सच अ सिंपल मैटर। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो इंटरेस्ट हैं, जो चीजें हम उनको कहते हैं,
फॉर वट एवर पोलिटिकल रीजन वो उनको नजरअंदाज या उस पर तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन कुछ ना कुछ वो समझते हैं उनको कुछ मिला है, उनके सारे लोगों को मिला है। लेकिन मैं मानता नहीं हूं कि इसमें भारत की सरकार वगैरह बिल्कुल नहीं, आउट ऑफ द क्वेश्चन। हम लोग बोले जरूर, उन पे प्रेशर जरूर डालें डिप्लोमेटिकली, लेकिन जिस किस्म की जो चीजें उन्होंने कही, मुझे तो ये भी नहीं समझ आता कि वो कनाडा के हित में क्यों है वो चीजें, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनको, आपके पास यहाँ पर कोई हमारे दोस्त हैं जो कनाडा में है, वो शायद बता पाएंगे कि सिर्फ ये एनडीपी की समर्थन लेने के लिए, मुझे नहीं लगता इसमें उनको क्या इनका फायदा मिलेगा। कनेडियन सोसाइटी, कनेडियन इकोनॉमी के लिए तो ये कोई खास फायदे की चीज लगती नहीं है मुझे। पर कुछ सवाल मेरे हैं पुरी साहब। मामला कहां से शुरू होता है? मामला शुरू होता है हिंदुस्तान में आतंकी समझा जाने वाले हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से, जो कनाडा में रह रहा था। जस्टिन ट्रूडो की सरकार का यह मानना है, तथ्यों की रोशनी में, कि उसकी हत्या भारत की एजेंसियों के द्वारा की गई या कराई गई। इसमें भारतीय राजनीतियों की संलिप्तता है और कनाडा उन देशों के साथ अपनी गोपनीय सूचनाएं साझा करता है जिन्हें 5 आइज के नाम से जाना जाता है, जिसमें अमेरिका भी एक महत्वपूर्ण सदस्य है, उसके साथ ब्रिटेन भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है। और जस्टिन ट्रूडो जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को गंभीरता से लेने की हिमायत अमेरिका भी कर रहा है। पर मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि निज्जर सीधे तौर पर भारत के विभाजन की बात करता है, वो सीधे तौर पर कत्लेआम की बात करता है, कनाडा की धरती पर बैठकर करता है। यह अमेरिका इजराइल के संदर्भ में बताता है कि इजराइल को अधिकार है लेबनान में जाकर हजारों लोगों को मार देने का अपनी सुरक्षा के लिए। वो अमेरिका यह भी बता रहा है कि ईरान पर भी हमला किया जा सकता है, अपने लोगों की सुरक्षा करने का उसे अधिकार है। भारत के खिलाफ जो लोग घोषित तौर पर साजिश कर रहे हैं, अगर एजेंसियों के द्वारा उनको निपटा भी दिया गया, तो अमेरिका इसके संदर्भ में वो स्टैंड क्यों नहीं दिखा रहा है, जो स्टैंड हजारों लोगों की मौत के संदर्भ में दिखाने में संकोच नहीं है, और यहां एक आतंकी के मारे जाने पर इतने मातम के हालात है। थोड़ा बताइए ना मंजीपुरी साहब। तो हिमांशु जी देखिए, आपने ये जो सवाल किया, इसके दो पहलू। पहली चीज देखो, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि इसमें भारत का हाथ, सरकार का हाथ तो सवाल ही नहीं। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट। वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, कम से कम प्रेस में आ रहा है कि वो ये आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में कोई स्टेटमेंट कही कि मुझे लगता है कि ये ऐसे है। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, क्योंकि हमारे पास ना तो तथ्य है, हम सिर्फ रिपोर्ट्स पे वी हैव टू गो ऑन दैट। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए वगैरह, ये लोग बहुत इकट्ठे हैं, दे आर ऑल टुगेदर। बिल्कुल ये सब चीजें सही हैं। और कनेडियन स्थिति के लिए वो लोग जिसको कहते हैं छोटे भाई के साथ तो जरूरी खड़े होंगे, चाहे छोटा भाई गलत क्यों ना हो। आपने अब जब इजराइल वगैरह ये सब किया, देखिए कोई नहीं कहता कि बड़े शक्तिशाली देश जो है उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ऑन पॉलिसी। पॉलिसी तो होती है पावर पे, जो उनको पॉलिसी को सूट करता है वही होगा। इजराइल तो वो कहते हैं हमने बनाया, हमारा देश है, हमारे जैसे हैं, बिल्कुल सही है। सो ये हमको कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्राइंग टू स्कोर अ मॉरल पॉइंट से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमारी क्यों बढ़ती हुई क्षमता वहां पर रही है पिछले 10 या उससे भी ज्यादा, जब से ये ब्रिक्स घोषित हुआ 20 साल से, हमारी क्यों इंटरेस्ट उनको हमारे पे पड़ा। आवर इकोनॉमी हैज बीन डूइंग रीजनेबली वेल, वी आर बिकमिंग अ मार्केट ऑफ इंटरेस्ट फॉर देम। दूसरा इज द इशू ऑफ चाइना, और ये जाने नहीं बात, इसलिए वो ये चीजें भी कहेंगे। अब क्यों उन्होंने ये कहा, मेरा अपना मानना ये है कि देखिए, आपने जो ये इशू इजराइल का कहा, जरा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ये करिए। वो जो कंट्रीज हैं उनके यहाँ, हम माने ना माने, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स, ये वो अपने नागरिकों के लिए बहुत दम। अब इजराइल लेबनीज को मारे या गाजा के लोगों को मारे, वो अलग इशू है उनके लिए, लेकिन उनके अपने नागरिकों के साथ तो नहीं हुआ। अब ये इशू के उसका एविडेंस है नहीं है, ये तो मेरे को तो मानना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन आपकी दलील पर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। आपने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इंकार कर दिया, नहीं 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 नहीं, इसमें हम लोगों का कोई हाथ हो ही नहीं सकता। पर हम तो बता रहे हैं अपने देशवासियों को और दुनिया को,
अब ये भारत वो भारत नहीं है जो अपने दुश्मन को जवाब देना नहीं जानता। आप एक आदमी को मारने की बात करो, हमें तो इतना दम था कि हमने तो अपने फाइटर प्लेन भेज दिए थे पाकिस्तान के अंदर, उतार के और बम वर्षा करके आ गए। ये हमारी दमदारी थी, हमने ऐसे ही बताया था। अब जो व्यक्ति मारा गया हरदीप सिंह निज्जर, तो भाई जितने भी दमदार मुल्क हैं वो तो यही कहते हैं कि अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में दुपक जाए वहां घुसकर मारेंगे। वो अमेरिका ने मारा ही, जिनके जी बोलने पर अभी तक हमारे देश में राजनीति चलती है, ओसामा जी पर मारा ना, घर में घुसकर ही मारा। तो मेरा जानना आपसे यह है कि हरदीप सिंह निज्जर के संदर्भ में भारत सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करेगी, और जो भी इस देश के टुकड़े करने की कोशिश दुनिया में कहीं भी बैठकर करेगा तो हम दमदारी से क्यों नहीं कहेंगे या क्यों नहीं चाहेंगे कि उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। और इस बात को थोड़ा और विस्तार देता हूं, यह पहला मौका नहीं है, ये जस्टिन ट्रूडो पे इतनी बात होती है, नई पीढ़ी शायद ना जानती हो। एक और नेता हुआ करते, उनका नाम था पियर इलियट ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो के पिताजी होते थे। उन्होंने भी 40 साल पहले लगभग वैसी भूमिका निभाई थी जैसी भूमिका अभी जस्टिन ट्रूडो निभा रहे हैं। एक कनिष्क विमान दुर्घटना हुई थी, उसे उड़ाने के संदर्भ में जो व्यक्ति आरोपी था वो आरोपी भी कनाडा में जाके शांति के साथ बैठ गया था। उसको भी भारत प्रत्यर्पण के संदर्भ में कोई कोशिश वहां से नहीं की गई थी, बल्कि उनका साथ देने की कोशिश हुई थी। मेरा आपसे जानना यह है कि 40 साल पहले हम जैसे अशक्त अपने आप को जाहिर किए, अभी भी अशक्त रहेंगे या दमदारी से कहेंगे जो देश के खिलाफ साजिश रचेगा उसको छोड़ा तो नहीं जाएगा? थोड़ा मंजीपुरी साहब हमें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से समझाइए ना, हम कर भी रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं, या वाकई हम नहीं कर रहे हैं? हम पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका इन्हीं से निपट सकते हैं भाई। कनाडा, अरे हम कैसे निपटेंगे? तो हिमांशु जी, ये इसको जरा थोड़ा सा, इफ यू विल अलाउ मी, थोड़ा सा मुझे मिनट दी। देखिए, आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तान में जाना या बर्मा या जो भी आप कहें, वी डू इट, वी डिक्लेयर कि हमने ये किया जी। ओके, द इंटरनेशनल रूल्स आर नॉट फेवरेबली इंक्लाइंड टू सच एक्शंस, लेकिन इनको इलीगल नहीं कहा। रूल्स ऑफ वॉर, रूल्स ऑफ काउंटर टेररिज्म आर डिफरेंट फ्रॉम, अब मैं आप मेरे को ये कहना चाह रहे हैं, यू नो, assassinations etc. These are very different issues altogether. ये लोग उनके नागरिक। अब आप जो भी कहें हमने किया नहीं किया, आप किसी कंट्री में ये चीज तो बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं। और मैं नहीं मानता कि भारत सरकार विच बिलीव्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री जहां रूल्स बेस्ड ऑर्डर हम मानते हैं, डेमोक्रेटिक लीगल ऑर्डर। हमने निज्जर, मनून वगैरह को टेररिस्ट घोषित किया, उनकी एक्स्ट्राडिशन के लिए हम एफर्ट करते हैं, हम उनकी सरकारों को कहते हैं, लेकिन ये हमारा सिस्टम नहीं। जो ये दूसरे किस्म के आतंकवादी एक्शन है, दे आर डिक्लेयर्ड एक्शन, देयर इज नथिंग अबाउट इट। सिमिलरली उनके कंट्रीज में आप देखिए ओसामा बिन लादेन, इट वाज अ वॉर एफर्ट एंड दे डिड इट, नो इशू अबाउट दैट एट ऑल। लेकिन ये बताइएगा, टू गो एंड टेक आउट समबडी इन द अदर कंट्री, you know, in those kind of societies, and societies जो अपने आप को समझते हैं कि वो जबरदस्त हैं, अपने नागरिकों के लिए बिल्कुल खड़े होंगे, चाहे नागरिक कुछ भी करे उसका रूल ऑफ लॉ लगना है। So let's understand that what are these issues। हमारी अपनी तरफ से जो है हम मानते हैं कि ये बिल्कुल आतंकवादी है, वो उसके बारे में कहते नहीं, वो कहते हैं हमारे नागरिक। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें मैं तो ये मान नहीं सकता कि हम लीगल और रूल्स बेस्ड ऑर्डर के जो तरीके हैं, यानी उनको टेररिस्ट घोषित करिए, एक्स्ट्राडिशन करिए, उनके अगेंस्ट केसेस करिए, वो सब हम जरूर करें, लेकिन दिस इज नॉट इंडिया। इंडिया इज अ कंट्री विच फर्मली बिलीव, डिस्पाइट ऑल द पावर्स। साहब का कहना है बिल्कुल, हम तो संप्रभुता का सम्मान करते हैं, नियम कायदे कानून को विधिवत रूप से मानने वाले लोग हैं। हम ऐसा कर ही नहीं सकते कि किसी संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता का उल्लंघन करके गैर कानूनी गतिविधियों में अपने अधिकारियों को संलिप्त करें। यह मंजीपुरी साहब की दलील है। पर कनाडा में बैठे हुए लोग क्या मानते हैं? जस्टिन ट्रूडो जो बात कह रहे हैं उसको वहां के लोग मानते हैं भारत ऐसा कर रहा है। अगर भारत ऐसा कर रहा है तो इससे वहां पे बैठे हुए भारतीय नाराज हैं या वहां पर बैठे हुए भारतीय कर रहे हैं? ये लोग हैं बदमाश, इनको ठीक करने की जरूरत थी, अच्छा हुआ ठीक कर दिया गया। तो धर्मपाल जैन जी मेरे साथ में, थोड़ा धर्मपाल जी रोशनी दीजिए ना, है क्या वहां के हालात? जी बिल्कुल हिमांशु जी, देखिए यह
लड़ाई जो है वह कूटनीतिक स्तर की लड़ाई है और इसमें भारतीय आम नागरिक या कनाडा के आम नागरिक उस तरह से शामिल नहीं हैं जिस तरह से दोनों देशों की सरकारें शामिल हैं। कनाडा सरकार यह सीधा सीधा आरोप लगाती है भारत सरकार पर कि भारत के राजनयिकों ने, जिन्हें उन्होंने इंटरेस्ट उनके जो उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर सहयोग दिया है, जिस तरह से उनकी संलिप्तता है इन कामों में, उनके नाम दिए और उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ निज्जर ही नहीं बल्कि 12 लोग ऐसे हैं भारतवंशी और जो खालिस्तान समर्थक माने जाते हैं और शायद जिनके नाम भारत सरकार ने कनाडा सरकार को दिए हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय अधिकारियों के द्वारा धमकाया गया है और वो धमकियां इस स्तर की हैं कि उनके साथ भी उतना ही बुरा हो सकता है जिस तरह का कि निज्जर के साथ हुआ है। कैनेडियन नागरिकों के साथ इस तरह से यदि कोई विदेशी सरकारें या विदेशी सरकार के लोग या विदेशी लोग इस तरह की कोई कार्यवाही करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से कनाडा की सरकार अपने नागरिकों के पक्ष में खड़ी होगी। पर भारतीय मीडिया ने इस मामले को जिस तरह से लिया है कि चूंकि ट्रूडो सरकार अल्पमत में है और चूंकि वो घरेलू मुद्दों में परेशान है और उपचुनावों में उसकी लगातार हार हो रही है और कनाडा की अर्थव्यवस्था से यहाँ के आम नागरिक बड़े ग्रसित हैं और नाराज हैं और इस सबसे बचने के लिए ट्रूडो भारत के खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं, तो मैं सोचता हूं स्थिति यह नहीं है। कनाडा सरकार ने अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण करके भारत सरकार को इन अधिकारियों ने जो कार्यवाही की है यहाँ पर या दूसरे अधिकारियों ने उनके नाम के साथ सारा इनपुट दिया है और कनाडा की सरकार ये चाहती है कि कनाडा के नियमों के अनुसार इन 6 अधिकारियों से यहाँ पर जांच की जाए, जांच शुरू की जाए। अब पुरी साहब जानते हैं कि एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भारत के हर उस कर्मचारी या अधिकारी के पास है जो कि राजनयिक का दर्जा रखता है और उसके खिलाफ यहाँ की सरकार या यहाँ की पुलिस किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं कर सकती है। तो पहला जो आग्रह रहा कनाडा सरकार का भारत सरकार से कि कनाडा सरकार यह मानती है कि कुछ अधिकारियों की, कुछ भारतीय अधिकारियों की निज्जर और अन्य कैनेडियन नागरिकों को धमकाने में प्रत्यक्ष हाथ रहा है, हम उसकी जांच करना चाहते हैं। हमें उसकी जांच करने के लिए डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को हटाकर जांच करने की अनुमति दी जाए। पर भारत सरकार ने इस मामले को ज्यादा तवज्जो न देते हुए सीधे ही दूसरे आरोप भारत ने लगा दिए और यह सर्वविदित है कि खालिस्तानी गतिविधियां यहाँ पर पनप रही हैं और खालिस्तान के प्रति यहाँ के सिख समुदाय के एक अंश का समर्थन है। अब मैं आपको बात बताऊं, हिमांशु जी, जैसा आपने कहा कि लगभग यहाँ पर 20 लाख से अधिक भारतवंशी लोग हैं और उनमें सिखों की संख्या 8 लाख के करीब होगी और ये 8 लाख लोग कैनेडियन संसद के लगभग 24 सीटों को प्रभावित करते हैं और जगमीत सिंह जो यहाँ की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो कुछ दिनों पहले तक ट्रूडो अल्पमत सरकार के साथ मिलकर साझा सरकार चला रहे थे, वो एक किंग मेकर की भूमिका में है। तो ये आप मान के चलें कि भारतवंशी कनाडा में हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। इसलिए जो फिलहाल की 3 नेशनल पार्टियां हैं, लिबरल पार्टी जो वर्तमान में सरकार में है, किंग मेकर की भूमिका में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी और विरोधी पक्ष कंजर्वेटिव पार्टी, तीनों यह मान करके चल रही हैं कि भारत ने जो कुछ कनाडा के साथ किया है, खालिस्तानी मामलों में यहाँ के नागरिकों को धमकाने का काम, वह असहनीय है और उसकी जांच की जाना चाहिए और भारत सरकार को इसमें सहयोग देना चाहिए। अच्छा धर्मपाल जी, ये बताइए, अपने देश के खिलाफ जो लोग गतिविधि कर रहे हैं विदेश में बैठे हुए और उनके संदर्भ में वहां की सरकार को ध्यान में लाया जा रहा है और वहां की सरकार कोई काम या कोई ध्यान उस पर नहीं दे रही है, इसको लेकर विरोधी दल कुछ जस्टिन ट्रूडो को घेरते वेरते हैं
भाई इस बात पर तो नाराज है भारत ने इनको क्यों धमका दिया तथाकथित रूप से। इस बात पर उनका क्या कहना है कि ये लोग वहां पर बैठे बैठे जो धमकी देते हैं, खून की नदियां बह जाएंगी, इतने धमाके होंगे, ऐसे विभाजन होगा, ऐसे टुकड़े होंगे, इसके संदर्भ में लोगों का क्या नजरिया थोड़ा बताएंगे। जस्टिन ट्रूडो और वहां के अन्य राजनीतिक दल अपने देश का इस्तेमाल दूसरे देश की शांति भंग करने देने के लिए इस्तेमाल होने दे रहे हैं, इस पर कोई नजरिया है? अब देखिए, जहां तक तीनों राजनीतिक दलों की स्थिति है, भारत सरकार का जो वर्तमान कदम है उससे तीनों लोग असंतुष्ट हैं। पर कनाडा की पुलिस के काम करने का ढंग भारतीय पुलिस के काम करने के ढंग से बहुत अलग है। कनाडा की पुलिस कनाडा की सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करती है और मैं नहीं सोचता कि कनाडा के कोई राजनेता कनाडा की पुलिस के ऊपर दबाव डाल करके और उनको कह सकते हैं कि आप इस तरह से काम करिए या इस तरह से रिपोर्ट दीजिए। तो हो क्या रहा है कि भारत सरकार जो तथ्य उन्हें मुहैया करवा रही है वह पुलिस के पास जाते हैं, वो पुलिस अपनी कार्यवाही करती है, पुलिस उसका संज्ञान लेती है और उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही हो रही है। और जो लोग यहां पर रह करके भारत के खिलाफ या खालिस्तानी गतिविधियों को या किसान आंदोलन को गलत तरीके से सहायता और सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ यहाँ के कानून के हिसाब से निश्चित रूप से कार्यवाही हो रही है। किंतु यह न तो मीडिया में आती है, न वो मीडिया में लीक की जा सकती है और न ही उसको भारत सरकार को बताया जा सकता है। पर कनाडा निश्चित रूप से उन सारे देशों में, क्योंकि आप ये मानिए कि सिर्फ भारत की स्थिति नहीं है, यहाँ पर श्रीलंका से आए हुए भी उतने ही आतंकवादी कहे जाने वाले लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर शरण ली है। यहाँ ईरान, सीरिया और लेबनान से आए हुए भी इतने सारे शरणार्थी हैं। यहाँ पर जूश लोगों की भी उतनी ही बड़ी आबादी है। तो ये कहो आप कि संसार में अपनी अपनी सरकारों से जितने भी असंतुष्ट लोग हैं वो कनाडा में आकर के बसे हैं और उन्होंने कनाडा में शांतिपूर्ण जीवन वो बिता रहे हैं। मतलब कनाडा में आके खुद तो शांति से रहते हैं, पर जहां से आए हुए वहां पर अशांति कैसे बने और कैसे बनी रहे, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। इसमें कनाडा सरकार को कोई दिक्कत नहीं होती है। उन्होंने कैनेडियन भूमि पर रहकर किसी कैनेडियन लॉ का कोई उल्लंघन नहीं किया है। रहा सवाल ये कि उन्होंने अपने देशों में क्या क्या किया है और जो उनका जो पास्ट रहा है उसको लेकर के उस पास्ट पर कनाडा क्या कार्रवाई करेगा, ये एक संदिग्ध स्थिति है। क्योंकि यदि उन्होंने कैनेडियन सॉइल पर रहकर किसी विदेशी भूमि पर कोई को उकसाने के लिए या विदेशी सत्ता के खिलाफ कोई काम किया होता तो निश्चित रूप से वो यहाँ के दंड के भागी होते। पर चूंकि वो मामले बहुत पुराने हैं, उन्होंने भारत में या श्रीलंका में कुछ किया हो सकता है, उनके ऊपर कोई आरोप है और चूंकि उन्होंने शरण मांगी है प्रताड़ना के केसेस के कारण और उस प्रताड़ना से का संज्ञान लेते हुए और उससे सहमत होते हुए कनाडा ने उन्हें मानवीय आधारों पर और संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुशंसाओं पर जब उन्हें अपने देश में शरण दी है तो वो पुराने मामलों के लिए तो उन नागरिकों को यहाँ दंडित नहीं करेगी। उन नागरिकों को यदि दंडित करना है तो निश्चित रूप से भारत के न्यायालय उसमें सक्षम है, वो उनके ऊपर। अरे एक बात और बताइए जैन साहब, एक बड़ा द्वंद्व है, किसने किसको ठीक कर दिया। यहां पर बैठकर बताया जा रहा है अपन ने कनाडा को ठीक कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो को ऐसा लिफाफा दिया है कि उसको चक्कर आ रहे हैं। कल मैं एक कार्यक्रम में था, उसमें मंच से बताया जा रहा था जस्टिन ट्रूडो की अकल ठिकाने लगा दी हम लोगों ने। क्या कनाडा के लोग भी ऐसी सोच रहे कि उन्होंने भारत की अकल ठिकाने लगा दी? 6 राजनयिक इन्होंने निकाल दिए, 6 हमने निकाल दिए, किसने किसको ठीक कर दिया या किसी ने किसी को ठीक नहीं किया, केवल अपनी अपनी जनता को दोनों ने बहला लिया। थोड़ा रोशनी देंगे धर्मपाल जी। देखिए, ठीक करने की नौबत और भारत को ठीक करने की नौबत, इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। और यहां तो इस तरह से बिल्कुल कोई बात नहीं है कि कनाडा भारत को किसी तरह से ठीक करने के बारे में सोचता है। जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ के तीनों प्रमुख राजनीतिक दल इस बात को लेकर एकमत हैं कि भारत सरकार ने जिस तरह से कनाडा को अनसुना किया है वह भारत सरकार से उनको इस तरह की उम्मीद नहीं थी। उन्हें उम्मीद यह थी कि जिस तरह से अमेरिका के प्रतिवाद के कारण
भारत ने एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में भेजा और अमेरिका में ने जो आरोप लगाए उसकी जांच के लिए भारतीय अधिकारी सहयोग के लिए आए। उसी तरह की उम्मीद कुछ कनाडा सरकार कर रही थी कि जो आरोप कनाडा की सरकार ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को हटाते हुए उन अपराधों की जांच की जाए और भारत सरकार अपना कोई प्रतिनिधिमंडल भेजे या कुछ ऐसे अधिकारी भेजे जिनके समक्ष उस जांच को किया जा सके और उन तथ्यों तक पहुंचा जा सके। ये तय है कि भारत के कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने या सेवानिवृत्त अधिकारियों ने, जिनका पंजाब की पुलिस से जो वहां पर डीएसपी के पद पर रहे और बाद में भारत सरकार में रा के भी पूर्व अधिकारी रहे, उनकी संभवतः संलिप्तता के बारे में बातें की जाती हैं। पर ये सिर्फ मीडिया की बातें हैं या लोगों में या जो खालिस्तानी समूह के लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि निजी कारणों से किसी डीएसपी ने आकर के या किसी रा के अधिकारी ने आकर के यहाँ के कुछ तथाकथित खालिस्तान समर्थक लोगों के ऊपर इस तरह के मामले दर्ज करवाए और कुछ लोगों की सहायता करके उनकी हत्या करवा दी और कुछ और ऐसे 12 लोग हैं जिनको इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां दी। तो ये जो पूरी लड़ाई है वह कूटनीतिक लड़ाई है और इसका हल भी कूटनीतिक है और कूटनीतिक ये हल है कि दोनों देश के अधिकारी, विदेश मंत्रालय के अधिकारी एक दूसरे को सुने और कम से कम जो जांच इस धरती पर हो सकती है उस जांच को होने दिया जाए, उसमें सहयोग किया जाए और तथ्य का पता लगाया जाए। और तथ्य का पता लगाया जाए। धर्मपाल जी ने काफी विस्तार से बात कही है। मुझे मंजीपुरी साहब के पास आना है, पर ब्रह्मदीप अलूनी जी से कुछ समझना चाहता हूं। डॉक्टर ब्रह्मदीप क्या कहते हैं, कनाडा के साथ टकराव ने नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि पर क्या प्रभाव डाला है, सकारात्मक या नकारात्मक? देश मजबूत स्थिति में दिख रहा है या दीनहीन स्थिति में दिख रहा है, या मजबूत दिखाने के चक्कर में एक देश के साथ दुश्मनी का संबंध पूरी ताकत से स्थापित हुआ जा रहा है? डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपके इस बेहतरीन शो से पुनः मुझे जोड़ने के लिए। देखिए डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय हितों के लिए यदि बेहतरी के लिए आप जो भी करें वो सब सकारात्मक ही होता है, नकारात्मक कुछ होता ही नहीं है। लेकिन पुतिन पिछले कई दशकों से एक प्रयास कर रहे हैं पश्चिम को एक्सपोज करने का। पुतिन ने केजीबी में काम किया, उन्होंने देखा कि कैसे पश्चिम ने बहुत ही शातिराना तरीके से सोवियत संघ को तोड़ दिया। लेकिन पुतिन ठहरे अधिनायकवाद, तो अधिनायकवादी कहकर रूस को, पुतिन को पूरी तरीके से बदनाम कर दिया। लेकिन एक बात अच्छी हुई है कि इस पश्चिम को एक्सपोज करने का पूरा जो जिम्मेदारी वो भारत पर आ गई है। अब भारत ठहरा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक ऐसा देश जो लोकतंत्र के लिए लड़ता रहा हो, एक ऐसा देश जो रंगभेद के खिलाफ लड़ता रहा हो, एक ऐसा देश जो निशस्त्रीकरण के लिए लड़ता रहा हो। मतलब आप एक अवैध नागरिक जो संदिग्ध अवस्था में किसी देश में प्रवेश करता है, वो एक आपके देश का जिम्मेदार नागरिक हो जाता है। मैं निज्जर की बात कर रहा हूं, और आप उसको अपना नागरिक बनाकर उसके सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उसके अधिकारों की बात करते हैं और उसके अधिकारों की वकालत करते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपने कनिष्क विमान में जो कई भारतीय मारे गए थे, सैकड़ों भारतीय, उसको आपने लोकतंत्र और मानव अधिकारों के नाम पर सजाकर अपने देश में पिछले 4 दशकों से बिठा कर रखा है। आप ऐसे कई जो लोग हैं जो इंदिरा जी की झांकी को बनाते और उसको गोलियां चलाते, वो आपके मानव अधिकार है। लेकिन जब आपके देश के राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं तो आप ईरान में जाके एक वैज्ञानिक को मार डालते हैं, वो आपके राष्ट्रीय हित है। मतलब ये यूरोप, जो कनाडा जैसे देश जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो मानव अधिकारों की दुहाई देते हैं, मतलब आप इनका स्टैंडर्ड देखिए। और इसी स्टैंडर्ड के कारण ये जो दुनिया ये टूट रही है, ये बट रही है। मतलब आपके हित हो तो आप शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार को गिरा देंगे, आपके हित हो तो आप मुजीबुर रहमान के हत्यारों को अपने देश में रोक लेंगे। तो दरअसल बात यह है हिमांशु जी कि यदि कनाडा के राजनीतिकों को निकाला जा रहा है, यदि दुनिया में घुस घुस के भारत के दुश्मनों को मारा जा रहा है, तो सब सकारात्मक है। हमको ऐसे मूल्य नहीं चाहिए जो हमारे देश के दुश्मनों को प्रोटेक्ट करते रहे। हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमारे देश के खिलाफ रहे, और हमको ऐसे राष्ट्रीय हित भी नहीं चाहिए कि हम गांधी और बुद्ध के देश कहलाकर
हम चुपचाप रहे और चुपचाप इस पश्चिम को सहते अरे रहे। अलूने साहब, हमने यहाँ तक की यात्रा तो कर लेगी, जो हमारे देश के खिलाफ काम करेगा उसे हम घुस के मार देंगे। ये कहने की हैसियत में हम कब आ जाएंगे कि हाँ हमने मारा है? जी बिल्कुल नहीं 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 हिमांशु जी, कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप खूब मारिए, देखिए इजराइल खूब मार रहा है, इजराइल कभी स्वीकार नहीं करता है, अमेरिका भी ऐसा ही करता है, अमेरिका भी यदा कदा स्वीकार करता है। तो हम उस अब देखिए पुतिन तो बदनाम हो गए, लेकिन भारत जो है, भारत बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, भारत बहुत अच्छे से जवाब दे रहा है, लेकिन भारत को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे फाइव आइज कह दे या कोई कह दे, लेकिन एक संदेश स्पष्ट चले जाना चाहिए कि जो लोकतांत्रिक भारत है वो अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए, अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए ऐसा करेगा, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, लेकिन भारत को एक बात को स्वीकार करना चाहिए और हमारी कूटनीति को एक जगह दुरुस्त करने की जरूरत है कि आप एक देश जो खालिस्तान के चरमपंथियों को अपने देश में रखता है, एक ऐसा देश जो जनमत संग्रह करने की इजाजत देता है, एक ऐसा देश जहां पर आईएसआई के या पाकिस्तानियों का जो हुजूम है वो भारतीय तिरंगे जब झंडे जलाए जाते हैं तो उनके साथ वो हुजूम भी शामिल हो जाता है। कम से कम उस देश को आप संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक्सपोज कीजिए कि जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो एक लोगों के सामने संसद में बयान देते हैं, आप भी संयुक्त राष्ट्र के मंच से जवाब दीजिए कि जो यूरोप या जो कनाडा लोकतंत्र की दुहाई देता है, जो दुनिया भर में सामाजिक न्याय की बातें करता फिरता है, यदि वो आतंकियों को प्रोटेक्ट करेगा तो फिर पश्चिम के लोकतंत्र पर भरोसा कौन करेगा? तो यहाँ पर यह जो आक्रामकता है, अब देखने वाली बात है, क्या यह आक्रामकता आने वाले समय में देखने को मिलेगी? यह देखने को मिलेगी, यह सवाल है ब्रह्मदीप अलूने जी का। मैं वापस मंजीत पुरी साहब आपके पास आना चाहता हूं। इस सारे मामले को तूल तब मिला जब राजनयिकों के निष्कासन पर बात आ गई। संसद में बोले ये इतना ज्यादा सुर्खियों में नहीं आया था, राजनयिकों को देश से निकाल दिया गया। थोड़ा आप रोशनी देंगे, पहले किसने किसको निकाला? 6 दोनों तरफ है, 6 भारत ने निकाले, 6 कनाडा ने निकाले। अब उलझन यह है पुरी साहब, ये पहले किसने निकाले? आप तो अनुभवी राजनयिक हैं, सच तो बताएंगे, पहले किसने निकाले और क्या कह के निकाले? मैं, अगर मेरे को आप 1 मिनट दीजिए। देखिए, धर्मपाल जी ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही। देखिए, वहां पर ना इन सम सेंसेस ये मैटर तो जिसको कहते हैं पॉलिटिकल सा है, इंडिया कनाडा के बीच में पॉलिटिकल सा माहौल, लेकिन वहां जो नजरिया आगे भेजा जा रहा है वो है लॉ एनफोर्समेंट। कि अब हम लोग जो इंडिया में, हमारे लिए ये चीजें जरा डिफरेंटली हम लोग देखते हैं, वहां उन कंट्रीज में ये चीजें जरा डिफरेंटली देखी जाती है सही नहीं है वो। और ये सब मुद्दे कि आपने घुस के उसको मारा, इजराइल ने किया, दीज आर नॉट रेलेवेंट टू इंडिविजुअल्स राइट्स एंड लिबर्टीज, स्पेशली इन डेमोक्रेसीज ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये हम भी जानते हैं, आप लोग वहां जाइए, हम भी वहां जाते हैं, तो यू नो ये ऐसा ही है। दिस इज द वे द वर्ल्ड इज। ऑफ कोर्स इट इज अ पावर गेम ऑफ नेशंस, इसमें कोई शक ही नहीं। अब किसने क्या, देखिए पहले लेट अस अंडरस्टैंड, पहले सबसे इस मामले को नॉर्मली लोग क्या कहते कि अगर कनाडा को ऐसी कोई आशंका है या कुछ भी है, इट वाज अ मैटर कि उसको क्वाइटली डिप्लोमेटिकली भारत के साथ रेज करना। अगर भारत ना भी करता फिर भी देयर आर सो मेनी वेज ऑफ रेजिंग इट, इसको अलग से चुपचाप बात कर। लेकिन याद है आपको, पिछले साल ट्रूडो साहब ने ये पार्लियामेंट में ऐलान कर दिया। नेचुरली यहां पर भी जिसको कहते हैं टेम्परेचर राइज हो गए। इस बार भी उन्होंने ऐलान किया कि आपके 6 व्यक्ति और उसमें भारत का राजदूत जो है वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। तो सर ये तो डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग तो बहुत बड़ा कदम, और अगर आप इस किस्म की चीज कहें तो नेचुरली रिजल्ट्स वही होगा। चाहे आप कहोगे गर्मा गर्मी में ये नहीं करना चाहिए, तो कहने की बात होती है, एंड में आपको भी करना पड़ता, आपने भी वही किया, 6 वो हुआ। जो रास्ता जो धर्मपाल जी कह रहे हैं उसको निकालने के लिए थोड़ी सी गर्मी में ठंडाई तो जरूर आने की जरूरत है, उसमें टाइम एक फैक्टर होता है। लेकिन ये लॉ एनफोर्समेंट वाला जो मुद्दा है, ये इसको भी किसी ना किसी तरीके से लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। अभी तो जरा मामला गर्म है, तो थोड़े दिन रहेगा गर्म, सुर्खियों में ना रहे, क्योंकि और बड़ी चीजें दुनिया में हो रही हैं, अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मुद्दा एकदम गायब हो जाएगा नहीं। मेरे को सबसे दुख की बात यह है, और अगेन मैं धर्मपाल जी की बात पे जाऊंगा, कि भारत और कनाडा के बीच में
रिश्ते एट द लेवल ऑफ पीपल, एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी ऐसे हैं कि भारत का तो फायदा है ही है, हम आप बात कर रहे थे, कनाडा के लिए बहुत जबरदस्त फायदा। इसलिए ये मुद्दा जो है ठीक है जो भी है लॉ एनफोर्समेंट ये है। Would it not make sense for a Canadian government to take an overall Canadian view and try to find some kind of via media जिससे उनका लॉ एनफोर्समेंट नीड्स भी सेटिस्फाई हो लेकिन कनाडा के ओवरऑल इंटरेस्ट भी सेटिस्फाई हो। आफ्टर ऑल इंडिया इज व्हाट वी आर, ए ह्यूज मैसिव इकोनॉमी जो which is of let me say critical interest in use for Canada। पर मजीपुरी साहब, कहीं हमें नए सिरे से कनाडा के साथ रिश्तों को ठीक करने की कोशिश आप जरूरत महसूस नहीं करते? हमारा संबंध जस्टिन ट्रूडो की सरकार के साथ खराब नहीं हो रहा है। जो धर्मपाल जी की बात से समझ में आता है वो समझ में आता है कि एक देश के स्तर पर रिश्ता खराब हो रहा है। एक देश भारत के संदर्भ में नकारात्मक सोच विकसित कर रहा है क्योंकि वहां के तीनों प्रमुख राजनीतिक दल इस मसले पर भारत की भूमिका से नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। जो विपक्ष के नेता है जिनकी रेटिंग इस समय बड़ी आगे दिखाई दे रही है, जिनका उल्लेख आपने किया, पियर पोइलावियर, तो कुल मिलाकर मजीपुरी साहब क्या सोचते हैं, कहां चूक रहे हैं हम तो पूरी दुनिया के साथ अपने रिश्ते को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य के साथ पिछले 10 साल से चल रहे हैं। ईमानदारी से कोशिश रही है देश की कि दुनिया के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों। कनाडा के मामले में हम चूक रहे हैं। इतना तो हम तब नहीं चूके जब नमस्ते ट्रंप के बाद में जो बाइडेन आए तो भी रिश्ते ठीक ही चला लिया हमने, और अगर ट्रंप अभी फिर आ जाएंगे तो भी रिश्ते ठीक ही चल जाएंगे। वो जेलेंस्की से गले मिलने के बाद भी पुतिन से रिश्ते ठीक ही दिखते हैं हमें। ये कनाडा के अंदर में कहां गड़बड़ा रहे हैं हम, थोड़ा बताइए ना पुरी साहब। तो हिमांशु जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी 2015 में कनाडा गए जी, उनका जबरदस्त से स्वागत हुआ वहां पर और पूरी कोशिश की गई कि कनाडा के साथ चले। देखिए एंड में ऑल फॉरेन पॉलिसीज डोमेस्टिक और डोमेस्टिक इंटरेस्ट स्टार्ट टू ट्रम्प एवरीथिंग। नाउ ये जो मुद्दा है इसमें जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के मुद्दे हैं वहां कनाडा में, वो आपने जैसे बताया पियर ट्रूडो, कनिष्का बॉम्बिंग, फिर हमने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, कनाडा ने हमारे अगेंस्ट एम्बार्गोज किए, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। जो कनाडा की पॉपुलेशन है, जो जिसका सिस्टम है, जो जैसे है वहां पर किस तरह ये 24 लोग इलेक्ट हो जाते हैं, वो कारण है कि दे आर कॉन्सेंट्रेट। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन हो तो फर्स्ट पास द पोस्ट में आपके पास सीटें आ जाती, और इस तरह ये सब है। बट दिस इज द रियलिटी, और ये रियलिटी हमें भी पता। अब इस रियलिटी को आगे क्या करना चाहिए, देखिए कुछ तो इसमें कनाडा का भी इंटरेस्ट होगा। आज भले ही सारे लोग उस लाइन पे आ गए हैं और उन्होंने सबने यही कहा है, लेकिन लेट्स सी व्हेन द न्यू इलेक्शंस कम। पहले भी मैं आपको ये याद दिला दूं कि कंजर्वेटिव पार्टी जो थी उसका व्यूज बिल्कुल दे वर नॉट डिफरेंट ऑन इश्यूज ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एज फार एज कनाडा वाज कंसर्न, लेकिन दे आल्सो सॉ ग्रेटर इंटरेस्ट एंड सो देयरफॉर पॉलिटिशियंस हैव वेज एंड मींस ऑफ गेटिंग आउट। हमारे लिए एट द मोमेंट इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट, बट कनाडा में इलेक्शंस हो रही, so we will see what happens, what is the outcome. People can suggest ways and means. Of course we all need to act together. मंजूर साहब सेवानिवृत्त तो हो गए हैं, पर फिर भी मैं उन्हें संकट में नहीं डालना चाहता इस सवाल के साथ में। लेकिन अलूने साहब आपके पास में इस सवाल का उत्तर देने की गुंजाइश है, तो मंजीपुरी साहब से नैतिक सहमति लेते हुए इस सवाल को ब्रह्मदीप अलूने जी के पास लेके जा रहा हूं। अलूने जी, आप इस बदलाव के संदर्भ में क्या कहेंगे? देखो कनाडा ने कहा कि भारत ने हमारे यहां घुस के मार दिया, या जो भी देश विरोधी गतिविधियां कर रहे थे कनाडा में उनको निपटाया गया है। मंजीपुरी साहब ने तो साफ इंकार कर दिया, भारत की इसमें कोई भूमिका नहीं हो सकती। पर भारत में जो लोग बैठे हैं वो इस एहसास के साथ बैठे हैं कि देखो भारत बदल गया है, अगर आप भारत के खिलाफ करोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, छेड़ोगे तो उसकी कीमत चुकाओगे। क्या कहते हैं आप, ये एहसास है लोगों के बीच में, और इस एहसास पर आपकी टिप्पणी? जी देखिए, बिल्कुल जो ट्रूडो है वो लिबरल होते होते इतने ज्यादा लिबरल हो गए थे कि वो भारत की चिंताओं को दरकिनार करने लगे थे।
तो अब जाहिर सी बात है कि भारत का जो जवाब है वो ऐसा जवाब होना चाहिए था कि अपने देश के राष्ट्रीय हितों की हम रक्षा भी कर लें और चीजों को दुरुस्त भी कर दें। तो भारत का जो स्टैंड है या भारत जो कुछ कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है और उसके संदेश भी गए हैं वो। लेकिन हाँ, इस मामले को लेकर जो कनाडा की कूटनीति है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें नजर आती है, क्योंकि आप देखिएगा कि पन्नू को लेकर अमेरिका में केस दर्ज हुआ है, लेकिन अमेरिका ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भारत के साथ हमारे सामरिक संबंध है, भारत के साथ हिंद महासागर में बहुत सारे काम कर रहे हैं हम, तो हमारे वो जांच की मांग तो कर रहे हैं लेकिन वो पूरी तरीके से उस पर बैठ नहीं गए हैं। लेकिन जो कनाडा है, कनाडा में जो ट्रूडो है, ट्रूडो एक अलग प्रकार की कूटनीति लगा रहे हैं और उस कूटनीति में ऐसा लगता है कि वो एक जनमत बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा जैन साहब बैठे, लेकिन देखिए एक बात तो बहुत स्पष्ट है जैन साहब की सरकारों को जनमत का निर्माण करना चाहिए, जनमत के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। लेकिन एक वो छोटा सा जो मत है, मिस्टर ट्रूडो उस मत के साथ चलने लगे। तो जिस जिस देश में भी भारत विरोधी मत के साथ सरकारें चलने लगी है, भारत ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है, चाहे शहबाज शरीफ की सरकार हो, चाहे ट्रूडो की सरकार हो या इवन ऑस्ट्रेलिया तक। तो मुझे नहीं लगता कि जो बावेला खड़ा हो गया इस देश में एक प्रकार का कि भारत की छवि खराब हो रही है, भारत की कूटनीति कहां पर जा रही है। राष्ट्रहित यदि हमारे पूरे होते, यदि हमारे अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान देना है, यदि हमको हमारी वैश्विक स्तर पर हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, तो वो थोड़े से लोग जो देश के विरोध में दुनिया में जाके छुप जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानवाधिकारों के नाम पर दूसरे देशों की सरकारें उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनको वही जवाब देना चाहिए जो भारतीय सरकार दे रही है। तो मुझे लगता है हिमांशु जी कि इसे थोड़ा संशोधित करना चाहिए क्या ब्रह्मदीप अलोनी जी? भारत सरकार जवाब दे रही है या भारतीय जवाब दे रहे हैं? ये सरकार को क्यों उलझाना चाहते हैं आप? मंजी पुरी जी बार बार बता रहे हैं सरकार का कोई योगदान नहीं है, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। अब भारतीय अगर कोई कुछ कर बैठे राष्ट्र प्रेम में तो क्या करेंगे? अब ऐसी कोई कसम थोड़ी खाई थी कि ऊधम सिंह जो है गुलामी के दौर में पैदा होंगे, आजादी में भी तो ऊधम सिंह पैदा हो सकता है भाई। हिमांशु जी एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने। विदेशों में रहने वाले जो भारतीय थे, जो तब छुप के देखते थे जब तिरंगे जलते थे, तो उनको लगता था कि ये क्या हो रहा है, या एक छोटे से समूह जो दादागिरी के बल पर जो अपनी चीजें मनवा लेते थे। तो जो लोग थे अब उनकी भावनाएं उभर कर सामने आ गई है और वो बिल्कुल भारतीयों का बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व करने लगे, भारतीय सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करने लगे, भारतीयता का परिचय देने लगे। और यह भारतीयता थोड़ी आक्रामक नजर आती है, थोड़ी आक्रामक नजर आती है। लेकिन मैं धर्मपाल जी एक दूसरे नाजुक विषय पर जाना चाहता हूं। जो कनाडा सरकार का रुख है भारत के प्रति, इससे कनाडा में रह रहे भारतीय कितने आशंकित या आतंकित हैं अपने भविष्य को लेकर, यह हमारे लिए बुनियादी सवाल है। वहां पर बैठे हुए लोगों में स्वयं के वजूद को लेकर कोई आशंका तो पैदा नहीं हो रही, वहां के लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित तो नहीं है। इसमें थोड़ी रोशनी देंगे। भारत और कनाडा के संबंध जिस वर्तमान स्थिति में जिस भी स्तर पर हैं, उसको लेकर के यहाँ के भारतवंशियों में किसी तरह की कोई आशंका नहीं है कि उनके भविष्य को कनाडा में कोई खतरा है। एक उसका मुख्य कारण ये है कि कनाडा स्वतंत्र देश है। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी के अलावा भी जो चार्टर ऑफ राइट्स है उसका अनुपालन बड़ी सख्ती से होता है। सरकारें आती जाती रहेंगी। आप यह मत कहिए कि क्योंकि ट्रूडो जनमत नहीं मना पाए और चूंकि एक अल्पमत सरकार को उनको चलाना था इसलिए उन्होंने खालिस्तानी समर्थित लोगों का सहयोग लेकर के अपनी सरकार चलाई। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि उन्होंने अपना जनमत बनाने के लिए और अपनी सरकार चलाने के लिए भारत विरोधी काम करना शुरू किया, भारत के विरोध में आए। मैं जैसे पहले कह चुका हूं कि यहाँ के सारे राजनीतिक दल, पक्ष विपक्ष और जो किंग मेकर की भूमिका में हैं, सभी ये मानते हैं कि भारत सरकार ने जिस तरह से अपने अधिकारियों के खिलाफ कनाडा कार्यवाही करना चाहता था, सिर्फ जांच की, उस कार्यवाही को जांच करने के लिए उसका समर्थन नहीं किया। वो सिर्फ जांच चाहते थे और वो ये अधिकार चाहते थे कि यदि इस धरती पर, जैसा कि
अलूनी जी ने कहा कि यहाँ पर लोग तिरंगा जला देते हैं भारत का, तो क्या आप मानते हैं यहाँ की सरकार या यहाँ की पुलिस उनके ऊपर कार्यवाही नहीं करेगी? कार्यवाही होती है और बहुत सख्त कार्यवाही होती है। मैं जहां तक मैं पिछले 30 सालों से कनाडा में हूं और सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ की सरकार किसी भी ऐसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करेगी जो किसी विदेशी सत्ता के ऊपर किसी भी तरह के प्रतिरोध का या उसकी जो सार्वभौमिकता है उसको ललकारने का काम करती है। तो जैसा मेरा एक प्रति प्रश्न है इसमें, छवि तो कमोबेश हिंदुस्तान के अंदर तो यह बनी हुई है कि अब ये जो खालिस्तान के संदर्भ में जो कुछ भी रह गया है, बच कुछ गया है, वो कनाडा की धरती से ही बच कुछ गया है। जो पैसा आता है वो कनाडा से आता है और जो गतिविधियां चलती है वो कनाडा से चलती है। मतलब हिंदुस्तान के अंदर तो परसेप्शन, धारणा, मन तो इसी रूप में है कि कुल मिलाकर भारत की धरती से तो खालिस्तान की चाह रखने वालों का नामो निशान मिट गया, वो हसरत भी मिट गई और देश एकजुटता के साथ में है। पर कुछ लोग कनाडा में बैठकर भारत के विभाजन के सपने को देखते भी हैं और उसे क्रियान्वित करने के लिए कोशिश भी करते हैं। इस पर कनाडा की सरकार क्या करती है? इसका आप एक समग्र रूप देखें कि यहाँ कनाडा में 8 लाख के करीब सिख लोग हैं और वो पिछले 400 सालों से कनाडा में रह रहे हैं। तो यह जो खालिस्तान की समस्या है वह कुछ 30-40 साल पुरानी है, पर जिस पर हम आरोप लगाते हैं कि खालिस्तान को प्रश्रय कनाडा की धरती से दिया जा रहा है, तो ये सब लोग मानते हैं कि यहां से पैसा जा रहा है वहां पर और आतंकी गतिविधियां वहां पर प्रोत्साहित की जा रही हैं और जो लोग भाग करके या शरण लेकर के भारत से कनाडा आए हैं वो खालिस्तान के लोग हैं। तो उनके लिए कानून है और उन कानूनों को जिस तरह से यदि भारत में इस तरह की गतिविधियों की उनकी सीधी संलिप्तता है और भारत सरकार ने लगभग ऐसे 40 लोगों के नाम भी कनाडा की सरकार को दिए हैं जिनके ऊपर कार्यवाही की जाना है, और कनाडा सरकार जो उनके ऊपर कार्यवाही करती है और जो इनपुट शेयर करती है भारत सरकार से सीधे करती है, वो मीडिया में नहीं आता है। मीडिया सिर्फ ये बात को लेकर के बैठा है कि किसान आंदोलन में और खालिस्तान। मैं माफी के साथ चाहता हूं, सरकार को अगर पता चला ये कार्रवाई हुई तो सरकार तो अपनी उपलब्धि बताकर घर घर पहुंचा दे 140 करोड़ देशवासियों को कि देखो ये हमने कहा, और कनाडा की सरकार पे अब हमारा इतना इकबाल है, भारत की बात को कोई अनसुना नहीं करता। देखो ये कार्रवाई हो गई। अगर कार्रवाई हुई होती तो आपसे मुझे यहां सवाल पूछने की जरूरत थोड़ी पड़ती, चौराहे चौराहे पर इसकी चर्चा हो रही होती। वो 6 राजनयिक निकाल दिए, मैं आपको बता रहा था, भारत ने भी। तो मंच से यह नहीं बताया जा रहा कि कनाडा ने भी 6 भारत के निकाल दिए हैं। यह बताया जा रहा है कि देखो आज का हिंदुस्तान, वो जस्टिन ट्रूडो बदमाशी कर रहा था, उसके 6 लोगों को निकाल बाहर किया हमने अपने देश से। तो आपसे जानना यह चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो ये धारणा है, वो धारणा ही नहीं यकीन है कि अब खालिस्तानी गतिविधियां दुनिया में अगर कहीं से संचालित हैं तो कनाडा से। क्या कनाडा की सरकार इसे कहीं संजीदगी से लेती है कि हमारी क्या छवि बन रही है 140 करोड़ देशवासियों के बीच में? जी, जहां तक कार्रवाई का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि खालिस्तान की कुल संख्या इस आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और वो कुछ गिने चुने जो कस्बे हैं वहां पर से उनकी गतिविधियां संचालित होती हैं। यह कनाडा सरकार को भी मालूम है, कनाडा में जो भारतवंशी लोग हैं उनको भी मालूम है, और यहाँ का जो वृहत सिख समुदाय है उसको भी मालूम है कि वो कौन गिने चुने लोग हैं। तो आप ये सोचिए कि उन 10,000 लोगों के लिए क्या 8 लाख भारतीय सिखों को प्रताड़ित किया जाना या उन सभी को खालिस्तानी कहना शोभनीय है? क्या वांछनीय है? क्या उसे कोई स्वीकार करेगा? सिर्फ 5 से 10,000 से अधिक खालिस्तानी मानसिकता के लोग नहीं होंगे यहाँ पर उसके लिए पूरे 8 लाख सिख लोगों को बदनाम किया जाता है। तो ये किसी को भी सहनीय नहीं है। ये और मतलब मणिपुरी साहब, मैं आखिरी दौर की बातचीत पे हूं, क्या आपको ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग कनाडा में मौजूद सिखों को दुश्मनी की निगाहों से देखते हैं? सोच तो यही है ना, दृष्टि तो यही है
कि वहां कुछ लोग ऐसे हैं, ये तो 5,000 10,000 बोल रहे, हम तो उन्हें 10, 20, 50, 100 की संख्या में ही आंकते थे, जो देश विरोधी गतिविधियों को कनाडा के कानूनों का लाभ लेते हुए संचालित कर रहे हैं दूसरे देश में अराजकता फैलाने के लिए। क्या कनाडा की एक लोकतांत्रिक मानव अधिकारों को समर्पित सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल ऐसी बेजा गतिविधियों को रोकने के संदर्भ में करे? और क्या यह भूमिका कनाडा की सरकार निभा रही है? वंजीपुरी साहब, आपका जातीय अनुभव। हिमांशु जी, आपने जो कहा, देखिए हमारा कहना है कि वो नहीं कर। धर्मपाल जी जो वहां रहते हैं वो कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं, ये आपके रडार पे नहीं आ रहा। मेरा अपना मानना है कि आपने खुद कहा 100 लोग होंगे, 150 लोग होंगे, जितने भी इतने लोग होंगे, वो उनकी जो रूल्स रेगुलेशन हैं जो काफी लिबरल हैं, खासकर जो चीजें कनाडा के बारे में नहीं है, दूसरे देश, उन्होंने श्रीलंका के बारे में बताया, ईरानियंस, लेबनीज, अफ्रीकन कई कंट्रीज के लोग, उन सब चीजों के बारे में ये लोग अपने आप को प्राउड समझते हैं कि हमारे यहाँ देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने बारे में नहीं बात करते लेकिन दूसरों के। नाउ दिस इज अ रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, हम भी जानते हैं इसको, और सो वो लोग ये चीजें करते हैं। लेकिन मैं हिमांशु जी आपसे एक सवाल, अगर आप कहते हो कि ये सब जो हरकतें हैं, ये सब चीजें हमारे यहाँ बिल्कुल खत्म हो गई, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये खत्म हो गई, तो किसको प्रोत्साहन कर रहे हैं? अब वो अपने आप वहां पर कुछ कह रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि हमारी तरफ से बिल्कुल पूरी कोशिश लगातार हुई है और भी ज्यादा होनी चाहिए। कनाडा की कोई भी सरकार आ जाए कि आप इन किस्म की गतिविधियों को बिल्कुल बंद करिएगा। यूज योर लॉज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट बिकॉज दे आर हर्टिंग नॉट ओनली इंडिया, दे आर हर्टिंग इंडिया कनाडा रिलेशन एंड दे आर हर्टिंग कनाडा। जरूर हमको करना चाहिए। धर्मपाल जी कुछ कह जा रहे हैं, आखिरी टिप्पणी धर्मपाल जी की। जी धर्मपाल जी। आखिर में मैं ये कहूंगा कि इस पूरे विवाद का हल कूटनीतिक ही है, और विदेश मंत्रालय, दोनों तरफ से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को बैठ करके एक संयुक्त हल निकालना होगा, और यही इसका हल है। तो कुल मिलाकर अगर मर्म की बात पे पहुंचे तो जो बात हम कर रहे थे उसे एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था। शायर ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे यहां कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर केवल अपना मकान थोड़े ही है। अगर आतंकी घटनाओं के संदर्भ में गतिविधियों को कोई भी जमीन से प्रश्रय दिया जाएगा तो तय मानिए कि आने वाले समय में वो आग आपके घर में भी लगेगी। कनाडा में बैठकर अगर कुछ लोग अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में, दुनिया में अशांति कायम करने की दृष्टि से लगे हैं, तो इसके संदर्भ में कनाडा की सरकार को समय रहते कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये कदम उठाकर वह अपने देश को भी सुरक्षित कर पाएंगे। चर्चा का निष्कर्ष यह है कि दोनों देश की सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर परस्पर रिश्तों को खराब ही करेंगे। बेहतर होगा कि मीडिया के माध्यम से आरोपों का दौर शुरू करने के स्थान पर एक टेबल पर बैठकर समाधान के रास्ते को खोजा जाए। दोनों ही जगह लोकतांत्रिक सरकारें हैं और लोग के द्वारा चुनी हुई सरकारें समाधान खोज लेती हैं। इस भरोसे के साथ उम्मीद करते हैं कि हमारे रिश्ते जल्द ही बेहतर होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस नाजुक विषय पर चर्चा के हिस्सा बनने के संदर्भ में। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दी इजाजत। सदा प्रणाम।